विचारों के बार बार रेपिटेशन से मस्तिष्क का केवल एक हिस्सा ओवर एक्टिव होता है। जब वो ओवर एक्टिव होता है तो मस्तिष्क का एक हिस्सा यूज्ड टू हो जाता है बार बार काम करने की। क्योंकि हमारा मन हमेशा नई नई चीज़ें चाहता है, लेकिन चूंकि हमने मन को एक रेपिटेशन की आदत डलवा दिया, किसी एक चीज़ के बारे में रिपीट करता रहे हो, तो अब उसके पास दो समस्याएं। मन चाहता है प्रेजेंट मोमेंट हर एक बार नई चीज़ को पाने की, लेकिन मन को हमने रेपिटेशन की आदत डलवा दिया तो मस्तिष्क का एक हिस्सा ओवर एक्टिव हो गया। अब मन सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। मन जब संतुष्ट नहीं होता, मन के असंतुष्ट होने पर शरीर में बहुत सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशन होते हैं और वो हार्मोनल फ्लक्चुएशन मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकते, वो असंभव है। उसका रीज़न हम बतला देंगे, क्योंकि रेपिटेशन बार बार किसी एक थॉट के एक पैटर्न के रेपिटेशन से फ्रस्ट्रेशन पैदा होने लगती है। और अगर आप देखें तो उसमें एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन एक मेजर पार्ट होता है। मन चूँकि रिपीट कर रहा है तो हमारी नाड़ियों में खिंचाव पैदा होता है। नाड़ियों में खिंचाव पैदा होता है तो हमारा स्टमक का एरिया, खास करके जिसको हिंदी में आमाशय बोलते हैं, उसका अर्थ है कि जहाँ पे हम खाना खाते हैं, जिसको पेट बोलते हैं, पेट वाला एरिया में ज़्यादा सिकुड़न पैदा हो। पेट के एरिया में ज़्यादा सिकुड़न पैदा होने से ऊपर विंड निकलना शुरू होती है, जिसको हम अपवर्ड विंड बोलते हैं, जिसको हम संस्कृत में उदान वायु बोलते हैं, जिसको हम प्रॉपर हिंदी में डकार बोलते हैं। जितनी ये ज़्यादा बढ़ती जाती है उतना ही मेंटल फ्लक्चुएशन बढ़ता जाता है। एक और चीज़ साथ साथ में ऐड करूं कि ये डकार और मेंटल फ्लक्चुएशन, फ्रंटल हेड की समस्याएं तो बढ़ती ही जाती हैं, साथ साथ हमारा नेवल के नीचे का हिस्सा अर्थात इंटेस्टाइनल हिस्सा, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का ब्रेन से बहुत क्लोज रिलेशन होता है। ब्रेन भी घुमावदार है, इंटेस्टाइन भी घुमावदार है। जब वो रेपिटेशन करता है, ब्रेन रेपिटेटिव मोड पर बहुत ज़्यादा जाता है, तो इंटेस्टाइन की सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। तो या तो वो बहुत कब्जियत की अवस्था में आ जाता है, या तो वो कोई भी चीज़ आता है तो तुरंत फेंक देता है, उसको समझ ही नहीं आता कि उसका करें क्या। दो सिचुएशन होती है तो उसको हम IVS में डाल देते हैं। हम डकार की प्रॉब्लम जो विचारों की रेपिटेशन से डकार और कब्ज की प्रॉब्लम बढ़ती है, तो वो कैसे सॉल्व करें। तो पहला तो ये है कि भाई आप अपने विचारों के रेपिटेशन को थोड़ा कम कर दें और प्रेजेंट मोमेंट पर ज़्यादा रहें। प्रेजेंट में रहने का मतलब है कि जो आप जहाँ हैं, जैसे भोजन कर रहे हैं तो भोजन का स्वाद लें प्रॉपर, उसमें और कुछ ना करें। पहले के ज़माने में भोजन करते समय लोग गप्पे नहीं मारते थे, बातचीत नहीं किया करते थे, लेकिन आजकल तो बातचीत प्रोमिनेंट होता है, भोजन साइड में चलता है, सेकेंडरी होता है। तो भोजन प्रोमिनेंट रहे, भोजन का स्वाद प्रोमिनेंट रहे। वॉक कर रहे हैं तो वॉक में कोई और चीज़ें चलने के बजाय इतना रिदम फॉलो करें कि बॉडी के पेन को फील करें, बॉडी के रिदम को फील करें, सांस चल रही है, सांस कैसे चल रही है, ये सब चीज़ों पे फील करें कि बॉडी में कहाँ कहाँ स्ट्रेस आ रहा है, कहाँ कहाँ तनाव आ रहा है, रेदर देन फ़ोन पे बात करते हुए। बॉडी से कनेक्ट करें। जो आप कर रहे हैं उससे आप कुछ न कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। दूसरा, ऑलरेडी जो विचारों के रेपिटेशन से हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो गए हैं, जो रिफ्लक्स या जो गर्ड या जो आपका नेवल के ऊपर का हिस्सा जो ऊपर की तरफ उठता जा रहा है, उसको कैसे ठीक करें। उसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, वॉक। खाने के आधे घंटे के बाद कम से कम 1000-2000 कदम वॉक जरूर करें। आपका जो विंड है ऊपर की तरफ जा रहा है वो नीचे की तरफ सेटल होने लगेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा। दूसरा,
खाने के आधा एक घंटे के बाद सामान्यतः प्राणायाम करना अलाउड नहीं होता, लेकिन आप जरूर करें ऐसे लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग, और वो भी वर्टिकल पोजीशन में नहीं, सिटिंग पोजीशन में नहीं, लेट करके, हाफ लेट करके। हाफ का मतलब है कि नीचे, जैसे आप सोफे पे थोड़ा सा पीछे करके लेटते हैं, वैसे ही आप ऐसे करके लेटे, हाफ लेट जाएं, और या बिस्तर पे हाफ 2-3-4 तकिया लगा लें, थोड़ा सपोर्ट ले लें, वो कर लें, और धीरे धीरे सांस लें और एब्डोमेन को बहुत रिदमिकली आउट करें। थोड़ा 1-2 सेकेंड पॉज दें और वापस निकाल दें। वापस निकालने में ऐसे लोगों को जिनको रिफ्लक्स, जिनको वैचारिक रेपिटेशन, विचारों का रेपिटेशन, डकार या कब्ज इत्यादि होती है, उनको एक्सलेशन पर बहुत स्ट्रेस नहीं देना चाहिए और एब्डोमिनल स्क्वीजिंग से हमेशा बचना चाहिए, फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। तो जब आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद या आधे घंटे से ऊपर आप जा सकते हैं, धीरे धीरे 7 मिनट से ज़्यादा नहीं करें, धीरे धीरे आप एब्डोमेन को आउट करें और बहुत स्लोली आउट। जितना धीरे धीरे वो एब्डोमेन के रिदम को समझ लें, जितना वो धीरे धीरे आउट होगा, उतना ही आपकी विंड, आपका जो डायाफ्राम वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ आएगा। ज़्यादातर देखो कि खाना खाने के बाद बहुत सारे लोगों को जमाइयाँ, बहुत सारे लोगों को नींद तुरंत आने लगती है, सिर में भारीपन, इवन कि डकार आने लगते हैं। वो इसी रीज़न से, जो विचारों के रेपिटेटिव मोड पे बहुत रहते हैं, वो ऐसे लोगों को बहुत होती है। तो जब एब्डोमिनल ब्रीदिंग, स्लो एब्डोमिनल इनहेलेशन with effort in inhalation, hold for 1 or 2 seconds and exhale without effort, तो यदि ये कर लेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत लगभग 70 to 80% आपको बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो अगल बगल एक गाइडेंस के तौर पर, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, किसी गुरु से मिलें जो योग के बहुत अच्छे मास्टर हों, और कमी नहीं है देश में, मिल जाएंगे। और फ़ोन फान पे ज़्यादा बहुत सलाह लेने से के बजाय किसी से डायरेक्टली जब बात करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, और वैज्ञानिक रूप से समझ करके जब करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, और आप बहुत ज़्यादा दवाइयों पे डिपेंडेंट आपको नहीं होना पड़ेगा, और आप अपनी प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे।